नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई पढ़ रहे होंगे। मैं नवल सर अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मुझे लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। और आपके सपोर्ट की वजह से ही पहले धीरे धीरे क्वेश्चन मैंने एक दो दो चार पांच ऐसे कराना स्टार्ट किया और आज आप देखोगे कि क्लास को धीरे धीरे करके मैं मैराथन क्लास में भी ले आया हूँ। तो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करेंगे और अच्छे से समझ कर करेंगे, ठीक है। चलिए, आप सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखना बेटा कि इंग्लिश बेकार सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश को अच्छे से हमें पढ़ना है और फिर आप तय करोगे कि वास्तव में इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो बेकार था या बेकार है। इंग्लिश बेकार सब्जेक्ट नहीं, बस अच्छे से समझने की जरूरत है। देखो बेटा, अपना जो टॉपिक चल रहा है वो किसका चल रहा है? नरेशन का। और नरेशन के लगातार मैं क्लास ले भी रहा हूँ। नरेशन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तरीका तो ये रहेगा कि क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उस क्वेश्चन को अपन बनाए, और एक तरीका ये होता है कि जो इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं उस चार ऑप्शन में से अपना आंसर कौन सा लेकर आए। तो दोनों में से मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि दोनों में से जो तरीका है वो आपका तरीका होना चाहिए कि मैं अपना आंसर कैसे लेके आऊं। आपको एग्जाम सेंटर पर जब जाते हो, आप एग्जाम जब देते हो, तब उस समय आपको टीचर नहीं बनना है। आप एसएससी जो एग्जाम देना चाहते हो उसकी डिमांड समझो। जब डिमांड समझोगे, उसके सिलेबस की डिमांड समझोगे, तब आप सिलेक्शन तक अच्छे से पहुंच पाओगे। बाकी किसी भी और जरिए से पहुंच जाते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप डिमांड लेकर चलते हो कि हाँ भाई एसएससी का, मैं एसएससी सीजीएल कर रहा हूँ, सीएचएसएल कर रहा हूँ, एमटीएस कर रहा हूँ, क्या क्या आता है, कैसे कैसे आता है, और मैं इसके हिसाब से सिलेबस को पढ़ूं। कई लोग क्या होते हैं कि एसएससी कर रहे होते हैं लेकिन वो सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट बनना चालू कर देते हैं, तो उसमें नहीं जाना, यानी डीप डीपर होना चालू कर देते हैं। तो आपको डीप नहीं पढ़ना है। पहले आप उसको डिमांड समझो, सिलेबस को समझो, उसको डिमांड समझोगे, आप अपने हिसाब से अपने आप को रंग लोगे। आपको अच्छे से पता है कि क्या क्या पूछ रहा है, तो मैं उसी हिसाब से पढ़ूंगा। जैसे ये पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो एक तरीका तो बहुत अच्छा ये है कि आपको नरेशन टॉपिक आता है, और अगर नरेशन टॉपिक आता है तो एक तरीका तो ये है कि आप नरेशन के हिसाब से इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करोगे, या इवन आप क्वेश्चन बना लोगे। और क्वेश्चन बनाने के बाद फिर यहाँ पर जो ऑप्शन लिखे हुए हैं उनमें मैच करोगे, मैच करने का जो हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अब ऐसे नहीं होता है। आपको देखना क्या है कि जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, कौन टॉपिक कौन सा हो गया? नरेशन। अब नरेशन में कौन कौन से अपन टाइप्स पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से जाएंगे, और जब अपन टाइप्स पढ़ेंगे तो टाइप्स को देखेंगे, और उस टाइप्स की डिमांड क्या है उसको देखेंगे, और उस टाइप्स के हिसाब से अपना आंसर लेकर आ जाओगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि द पुलिस सेड टू द थीप कॉमा इनवर्टेड कॉमा डोंट मूव, यहां से सेंटेंस की अगर अपन बात करें तो ये जो सेंटेंस है ये हो रहा है इम्पेरेटिव। ये क्या हो रहा है बेटा? इम्पेरेटिव। अब इम्पेरेटिव की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले अपन देखेंगे, सबसे पहले अपन ने देखा कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह अगर सेंटेंस सिंपल है, सेंटेंस कैसा है? सिंपल, तो अपन किसका प्रयोग करते हैं? टू का। और टेंस अगर नेगेटिव है तो अपन किसका प्रयोग करते हैं? नॉट टू का। ठीक है, ये लिखा अपन ने टेंस। अगर दिया हुआ टेंस सिंपल है तो टू का प्रयोग करेंगे, और दिया हुआ सेंटेंस जो नेगेटिव है तो अपन किसका प्रयोग करेंगे? नॉट टू का। बाद बाकी चीजें जो है वो रखी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले अपन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह देखते हैं। यहां तक देखोगे तो यहाँ पर ये थीफ और ये द थीफ और ये द थीफ और यहाँ पर द थीफ, ठीक है। इसके आगे बढ़ना है। तो अब इसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट होगा, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह अपन किसका प्रयोग करेंगे? अगर सेंटेंस सिंपल है तो टू का, और नेगेटिव है तो नॉट टू का। यहां अपन ने देखा क्या लिखा हुआ है? डोंट। और डोंट की अगर अपन बात करेंगे तो सेंटेंस कैसा हो गया? नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव हो गया, तो इसका मतलब हमें किसका प्रयोग करना है? नॉट टू का। आप केवल नॉट टू ढूंढो कहां पर है। सबसे पहले देखा अपन ने तो ये आ गया नॉट टू, ये क्या आ गया? नॉट टू। कोई बात नहीं, और आगे बढ़ो। यहाँ अकेला नॉट है तो ये हट गया। यहाँ पर देखो किसका प्रयोग कर रहा है? दैट का। नॉट टू नहीं है तो ये हट गया। यहाँ पर टू नॉट है, हमें क्या चाहिए? नॉट टू, तो ये भी ऑप्शन हट गया। तो आंसर कौन सा हो गया? पहला वाला। केवल एक छोटे से कीवर्ड ने हमारा आंसर ला दिया, और वो कीवर्ड कौन सा था? यहाँ पर कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह अगर सेंटेंस सिंपल है तो टू का प्रयोग करते हैं, और सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो नॉट टू का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस नेगेटिव था, और नेगेटिव था तो कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह अपन किसका प्रयोग करेंगे? नॉट टू का। हमें नॉट टू का एक ऑप्शन मिल गया था, हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से कम समय आपको लगाना है, और कम से कम समय लगाकर आपको अपना आंसर देना और आगे बढ़ना है। सिलेक्शन तो तब होगा। देखो, इसके बाद देखते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन।
अब सेकंड क्वेश्चन जो अपन कर रहे हैं इसमें अपन अच्छे से समझेंगे। पहले तो अपन समझेंगे नरेशन। बेटा नरेशन की अगर अपन बात करें तो इसके दो भाग होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट में अगर अपन बात करेंगे, सेंटेंस अगर अपन को डायरेक्ट दिया हुआ है तो डायरेक्ट का जो टेंस रहेगा वो रहता है प्रेजेंट में। तो इनडायरेक्ट में हम हमेशा इसका क्या बनाते हैं, पास्ट बनाते हैं। सिर्फ यूनिवर्सल ट्रुथ को छोड़कर या हैबिचुअल फैक्ट के जो सेंटेंस होते हैं उसको छोड़कर, या फिर आरबी का जो सेंटेंस है उसमें सेज आ जाए, से आ जाए, से टू ऑब्जेक्ट आ जाए, सेज टू ऑब्जेक्ट आ जाए, यानी आरबी का सेंटेंस अगर प्रेजेंट हो जाए तो फिर जो टेंस होगा आर आर एस का वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ आपसे कहा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आई एस अगर है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा गो तो ये किस में आ जाएगा बेटा, वेंट में। ये किस में चेंज हो जाएगा, वेंट में। इसके बाद अगर मैंने कहा कि अगला, जैसे मैंने कहा इज एम आर, तो इज एम आर का क्या हो जाएगा यहाँ पर, वॉज या वर। फिर जैसे मैंने यहाँ पे कहा हैज और ये मैंने लिखा हैव, तो हैज और हैव का क्या हो जाएगा बेटा, हैड। यहाँ अगर आपको मिलता है बिल तो बिल का यहाँ पर क्या लिखते हैं अपन, वुड। अगर आपको मिलता है कैन तो कैन का बेटा क्या हो जाएगा, कुड। ऐसे ही टाइम ऑफ एडवर्ब्स होते हैं कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आपको मिलता है, जैसे लिखा हुआ है दिस, तो यहाँ पर दिस का क्या हो जाएगा बेटा, दैट, ठीक है। तो इस तरीके से चेंज भी होगा। अब अपन देखेंगे सेंटेंस को। अगर आपको कोई सेंटेंस 100% दिया है तो 100% में से 70% अपन को क्या देखना है, हेल्पिंग वर्ब, या फिर अपन को देखना है टाइम्स ऑफ एडवर्ब, ठीक है। ये अपन को कीवर्ड का काम करेंगे, ये हमारे लिए किसका काम करेंगे बेटा, कीवर्ड्स का। हमें ये देखना हुआ। इसके बाद अगर अपन बात करेंगे कि 100 में से 70% गया तो केवल क्या बचेगा, 30%। 30% की अगर अपन बात करेंगे तो ये होता है अदर्स के लिए। यानी फिर अपन 30% की बात करेंगे तो सेंटेंस इस तरीके का भी डिफिकल्ट हो जाता है कि अपन को अपना अच्छे तरीके से दिमाग लगाना पड़ता है। उसके लिए हमारा टॉपिक क्लियर होना होता है। इसके अलावा फिर वो ऑप्शन भी आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर जब अपन 30% की बात करेंगे ना तो 30% के लिए एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ अपन को चाहिए होता है, यानी अच्छे तरीके से लेवल चाहिए होता है। तो बहरहाल लेकिन आपका 70% में आंसर आ जाएगा, ठीक है। 70% में आपके 100% आंसर आ जाएंगे। 30% की अगर सीधे सीधे मैं बात करूं तो जब क्वेश्चन फंस जाता है या फिर अपन कहते हैं कि मेंस में चला जाता है तो फिर वहां पर अपन को 30% भी यूज करना। और जिसको 70% टॉपिक्स क्लियर है, जिसका भी टॉपिक 70% क्लियर है, तो उसका 30% फिर क्लियर होना कोई बड़ी बात नहीं है। वो 30% अच्छे से दिमाग लगा के क्लियर कर लेगा, ठीक है। चलिए, जैसे ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है ना, इसमें अपन सिर्फ ये देखेंगे कि सेंटेंस अगर इज एम आर में दिया हुआ है तो यहाँ ये इनडायरेक्ट बेटा किस में बनेगा, वॉज वर में। किस में बनेगा, वॉज। आप वॉज वर देखो कहाँ कहाँ है वॉज वर। वॉज वर की अगर अपन बात करेंगे, ये देखो, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है वॉज, ये भी वॉज है, ये वॉज है और ये वॉज है। यानी अपन देखेंगे तो चारों में ही वॉज आ गया, यानी ये हमारा किसी काम का नहीं रहा। इज ए मार्क, ये होगी पहली बात, और ये हमारे किसी काम का नहीं रहा क्योंकि चारों में ही वॉज है। अब अपन जाएंगे आगे, ये लिखा नाउ। नाव का क्या होता है, देन। ये हो गया हमारे लिए दूसरा। आप देखो नाव का देन किस किस में, यहाँ पर नाव का नाव है, ये हट गया, ये देन है और ये देन है, ये नाव का नाव है, ये हट गया। अब अपन किसका प्रयोग करते हैं, नाव की जगह किसका प्रयोग करेंगे, देन का। तो दो ऑप्शन हट गए, दो ऑप्शन अपने पास बचे हुए। अब दोनों ऑप्शन की अगर अपन मैच करेंगे तो अपन ने देखा वॉज तो लगा ही था। अब अपन जाएंगे तीसरी बात पे, ये हो गया हमारे लिए तीसरा कीवर्ड। तीसरा कीवर्ड क्या है, सेड। तो यहाँ पर सेंटेंस सिंपल है तो आस्क्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, सेड का सेड ही होगा। इसका मतलब आंसर कौन सा निकला है हमारा, तीसरा वाला। यानी मैंने क्या कहा था, 70% आपका आंसर आ जाएगा। कीवर्ड्स पकड़ो, तो पहला कीवर्ड्स क्या पकड़ा अपन ने, इज एम आर। इज एम आर पकड़ा तो अपन ने यहाँ पर देखा कि इज एम आर का क्या होता है, वॉज वर। वॉज वर पे गए तो चारों ऑप्शन में वॉज वर, यानी ये हमारा काम नहीं बना। तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि अभी कितने क्वेश्चन परसेंट में आ गया, 30% में आ गया। 30% का मतलब कहने को 30% में भी नहीं है, सिर्फ अब मेहनत करा लेगा। क्यों करा लेगा, क्योंकि चारों ही ऑप्शन किस में है,
वॉज वर में। अब चारों ही ऑप्शन वॉज वर में है, तो फिर इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अब मेहनत करा लेगा। मेहनत करा लेगा मतलब ये 30% में चला गया, कोई बात नहीं। 30 में चला जाए, 70% में रहे, आंसर तब भी आना है। अगर आपका टॉपिक क्लियर है, अच्छे से समझे हुए, तो आंसर तो तब भी आएगा। ट्रिक वही रहेंगी जो 70% में लगाओगे, वही ट्रिक आपकी 30% में भी लगेगी, आंसर आए। बस फिलहाल ये रहा कि यहाँ पर इज एम आर का वॉज वर होता है, वो चारों में मिल गया। और अगर ये चारों में नहीं मिलता, किसी दो ऑप्शन में मिल जाता, तो फिर हमारा वॉज वर से दो ऑप्शन कट जाते, दो से हम अपना आंसर ले आते, कोई बात नहीं। अपन ने उठाया दूसरा कीवर्ड। दूसरा कीवर्ड क्या, नाउ। नाउ का किसका प्रयोग करेंगे, देन का। तो दो ऑप्शन कट गया, दो बचे थे। फिर अपन ने दोनों को मैच किया, तो यहाँ पर अपन ने तीसरा वाला देखा। तीसरा वाला क्या लिखा है, सेड। और सेड का सेड होता है, क्योंकि दिया गया सेंटेंस जो आरबी का सेंटेंस है वो सिंपल है, और सिंपल में अपन सेड का सेड यूज करते हैं। अगर इंटरोगेटिव होता तो आस्क्ड आता, ठीक है। तो ये नहीं होगा, इसका मतलब आस्क नहीं होगा। आंसर कौन सा हो गया, हो जाएगा हमारा तीसरा वाला। अगर कहीं पर फिर भी डाउट रह गया, तो फिर समझना, ये हो गया हमारे लिए पहली बात, और ये हो गया हमारे लिए दूसरा, और ये हो गया हमारे लिए तीसरा। आप किसी भी एक से उठा लो, कोई दिक्कत नहीं। आपको लगता है कि सर मैं पहले इज एम आर से देखूंगा, तो आपको अच्छे से पता है कि ये लिखा अपन है इज एम आर। इज एम आर का क्या हो जाएगा, वॉज वर। वॉज वर चारों में ही है। फिर आप यहाँ पर दूसरा लोगे, ये लिखा अपने नाउ। तो नाउ का किस में प्रयोग करोगे बेटा, देन में। जैसे ही आप नाउ का देन देखोगे, तो ये हट गया, ये हट गया। अब आपके केवल क्या बचे, ये दो ऑप्शन बचे। फिर इन दोनों ऑप्शन में अपन देखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, सेड। तो आपको अच्छे से पता है सेंटेंस सिंपल है, तो सेड की जगह पर क्या आएगा, सेड आएगा। तो यहाँ पर से आस्क्ड हट गया, तो इसका मतलब आंसर कौन सा बचा, आंसर कौन सा बचा आपका, तीसरा वाला। आप कहते हो कि नहीं सर, ये तो मैं एक दो तीन के हिसाब से चला। अगर मैं तीन दो एक के हिसाब से चलता, तो क्या, तीसरा वाला वर्ड हमें क्या कहता है, सेट की जगह किसका प्रयोग करते हैं, सेट का। ठीक है, सेट की जगह किसका प्रयोग करेंगे, सेट का। अगर सेट की जगह सेट का प्रयोग करेंगे, तो ये हट गया और ये हट गया, आ गया कि नहीं आ गया। और ये दोनों हट गए, सेट की जगह पर सेट आ गया, और ये दोनों अपने ऑप्शन हट गए, क्योंकि इनमें तो आस्क दिया। अब अपन उठा लेंगे दूसरा वाला। दूसरा वाला क्या था अपना, जस्ट नाउ। तो ये लिखा अपन ने जस्ट और नाउ। जस्ट नाउ का क्या हो जाएगा बेटा, देन। ये हो गया तीन, ये क्या हो गया अपना तीन, और ये हो गया दो, ठीक है। एक की तो बात ही नहीं करे, क्योंकि चारों में एक ही जैसा है। तो यहाँ पर अब अपन इन दोनों में देखेंगे, कहाँ गया, पहला वाला और तीसरा वाला। तो यहाँ पे नाव का नाव है, यहाँ पर देन है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, देन वाला। आप किसी भी तरीके से कर लोगे, आंसर आपका आ जाएगा। बस आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए, और अच्छे से समझ में भी आना चाहिए। मैंने आपको ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट भी पढ़ाया, फिर दूसरे तरीके से भी बताया, फिर मैंने यहाँ पर कीवर्ड्स के हिसाब से भी बताया। मैंने कहा ऐसे समझ में 1 2 3 समझ में नहीं आया, 2 3 1 समझ लो, 3 2 1 समझ लो, आंसर तब भी आना है। ये तो समझ है कि कौन सा कीवर्ड अपन पकड़ लें, उसके हिसाब से अपना आंसर लेकर आ रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जैसे लिखा, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट कॉमा इनवर्टेड कॉमा, कैन यू एक्सप्लेन दिस। सेंटेंस क्या है, क्या नहीं है, इसको बाद में देखते हैं, पहले कीवर्ड पकड़ो। ये देखा अपन ने कैन। अब अच्छे से पता है कैन का क्या होता है बेटा, कुड। आप कुड देखो किसमें, ये कैन है और ये कैन है, ये दोनों ही हट गए। ये कुड है और ये कैन है, ये भी हट गया, आंसर आ गया। इससे पहले वाला क्वेश्चन देखा था, छोटा था, लेकिन उसने मेहनत करा ली। ये उससे बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसने मेहनत नहीं कराई, केवल और केवल कैन से हमारा आंसर आ गया। तो कई बार आपको क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा कि देखते ही कि हम आंसर आएगा, कई बार क्वेश्चन ऐसा भी मिलेगा कि वो आपसे मेहनत करा लेगा। और मेहनत जो आपसे करा लेगा ना, वो उसका भी आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। पर होता क्या उसमें, या तो चारों ऑप्शन मिल जाएंगे, चारों नहीं मिलेंगे तो तीन ऑप्शन मिल जाएंगे, फिर तीन में मैच करेंगे, फिर दो आ जाएंगे, फिर दो में मैच करेंगे। बस ये फर्क पड़ेगा कितना, अगर ये क्वेश्चन हमने 3 सेकंड में कर दिया, तो वो जो 30% में चला जाएगा, उसे हम केवल ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड में कर पाएंगे, बस इतना फर्क आ जाता है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन हमें एक ही बार में आ गया। अब मान लो कि अगर इसमें से दो हट गए थे और इसमें भी कैन होता, कुड होता, तो फिर अपन दूसरा पकड़ते इसको, और यहाँ पर अपन किसका प्रयोग करते, दिस का क्या होता है, दैट का। और जिसमें दिस का दैट होता, तो वही हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। चले इसके बाद देखिए अपन अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामू सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा, माय मास्टर इज प्लानिंग टू बिल्ड अ ह्यूज हाउस इन खंडाला। तो ये लिखा इज एम आर, सेंटेंस कितना बड़ा है वो छोड़िए, पहले आ जाइए अपना ट्रिक पकड़े अपन। इज एम आर का क्या होगा बेटा, वॉज वर। अब वॉज वर देखो, तो यहाँ पर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक।
सेड दैट हिज मास्टर प्लांट, प्लांट क्या हो गई वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये हट गया हमारा ऑप्शन, हटा दो। ये क्या लिखा है इज, इज से हमारा काम नहीं चलेगा, ये हट गया। ये क्या लिखा हुआ है इज, इज से हमारा काम नहीं चलेगा, ये भी हट गया। ये क्या लिखा हुआ है वॉज और ये प्लानिंग, हमें तो वॉज वर्ड चाहिए, आंसर हो गया फोर्थ वाला। अब इसी क्वेश्चन को अगर आप बनाते तो, अगर इसी क्वेश्चन को आप बनाते तो ये माय चेंज होता, फिर हेल्पिंग वर्ब चेंज होती, तो क्वेश्चन काफी लेंदी हो जाता। फिर आपको ये भी देखना था कि क्वेश्चन जो है वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, तो ये सारी चीजें आपको देखना पड़ती। लेकिन फिलहाल हमारा केवल इज एम आर से हमारा आंसर आ गया। इजएमआर क्या होता है, वॉज वर्ब में जाएगा। और वॉज वर्ब से हमारे ऑप्शन में भी अगर अपन देखें ना, तो यहाँ पर क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर इज लिखा है तो ये भी नहीं है। यहाँ पर फिर इज लिखा है तो ये भी नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा है वॉज, तो आंसर हो गया। अब तीन अगर हमारे आंसर नहीं है तो एक बचा, वो तो हमारा आंसर होगा ही होगा। जो एक बच रहा है वही हमारा क्या होगा बेटा, आंसर। ठीक है, जो एक बच रहा है वो तो फिर हमारा आंसर होगा ही होगा। आगे बढ़े, आगे बढ़े, देखें आगे। अगले क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन, अच्छा अगले से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। जो भी बच्चे इंग्लिश को लेकर सीरियस हैं और इंग्लिश अच्छी करके वो एसएससी में सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो मिशन 2026 के तहत कंप्लीट कोर्स है। आपका जो कोर्स है वो फीस पहले 999 थी, लेकिन अब 999 की जगह केवल 799 रह गई है। ठीक है, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है द नवलसर ग्रुप ऑफ एजुकेशन के। ये आपको न्यू ईयर ऑफर है, ये क्या है आपके लिए, न्यू ईयर ऑफर है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखेंगे आप क्या क्या पढ़ोगे इस पूरे के पूरे जो न्यू ईयर ऑफर है, और पूरा का सिलेबस क्या रहेगा। बहुत जल्दी से अपन डिस्कस करते हैं। ये एडवांस है और ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है। एडवांस में अपन पढ़ेंगे टाइम एंड टेंस, वॉइस, क्वेश्चन टैग, नरेशन, कंजक्शन है, सिंटैक्स, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीम, बहुत अच्छा टॉपिक होता है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको पता ही है पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इसके अलावा आर्टिकल, ठीक है, मॉडल वर्ब्स और फिनिट वर्ब्स। ये हमें पूरा पढ़ना है, केवल फीस है आपकी 799। इसके बाद ये ग्रामर का था। इसके बाद अब आपको बुकैब भी पढ़ाऊंगा मैं अच्छे तरीके से। बुकैब को अगर रटोगे तो वो आपको याद नहीं होने वाली, और ऐसी बुकैब हमने बहुत सारी याद कर ली लेकिन कभी हमारे काम नहीं आए। बुकैब को हमको समझना है कि एंटोनियम और सिनोनियम किस तरीके से याद करें। कई बच्चे कोई वर्ड पकड़ लेते हैं उसके सिनोनियम सिनोनियम रटते रहते हैं, एंटोनियम है तो एंटोनियम एंटोनियम रटते हैं। आप बताओ, अगर आप किसी वर्ड के अपोजिट अपोजिट ही रट रहे हो, अगर उसने अपोजिट में से ही उठाकर और पूछ लिया कि इसका सिमिलर क्या होगा, तो क्या करोगे। तो बुके भी याद करना है, वो पूछ कुछ भी सकता है। फिर इसके बाद वन वर्ड है, इडियम, फ्रेजल वर्ब्स है, ये भी आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन बात करें कॉम्प्रहेंशन, कॉम्प्रहेंशन मतलब अनसीन पैसेज भी अच्छे से पढ़ाया जाएगा। पढ़ाया ही नहीं जाएगा बल्कि समझाया जाएगा कि आपको कैसे करना और कैसे अनसीन पैसेज को सॉल्व करते हैं। ठीक है, बाकी सारी चीजें जब मैं अनसीन पैसेज पढ़ाऊंगा तभी बता पाऊंगा ये सारी चीजें। अब इसमें इंग्लिश लेकिन हिंदी मीडियम वाली, इंग्लिश लेकिन हिंदी मीडियम वाला बिल्कुल जीरो लेवल से, ताकि हम बेहतर सीख सकें। फीस केवल 799 है, तो आप लोग अपना इंग्लिश अच्छे से सीख सकते हो और एसएससी में सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, अब आपको पता ही है कि क्या करना है। प्ले स्टोर पर जाना है, द नवलसर ग्रुप ऑफ एजुकेशन की एप्लीकेशन जो है उसको डाउनलोड करना है, वहां पर पेड कोर्स देखना है, और पेड कोर्स में पेड करने के बाद आप लोग लाइव क्लास में भी जुड़ना है। बैच चलेगा बढ़िया तरीके से, जहां मैं बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा। आप देख रहे हो कि क्वेश्चन मैं किस तरीके से करा रहा हूँ, उसी तरीके से अपना टॉपिक कितने अच्छे तरीके से क्लियर होगा। जब मैं क्वेश्चन इतने वेरिएशन से ला सकता हूँ, तो जब अपन टॉपिक पढ़ेंगे तो हो सकता, जैसे ये तो मैं क्या है यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन करा रहा हूँ, पर क्वेश्चन कराने के साथ अगर अपन टॉपिक भी क्लियर करें, जहां पर अगर मुझे एक क्वेश्चन समझाने में पूरी एक क्लास लग गई, तो मैं बेझिझक लगा सकता हूँ, मुझे कोई देगा, क्योंकि मेरा अंतिम लक्ष्य रहेगा आपको बहुत अच्छे से समझाना। जब तक नहीं आएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो दशरथ मांझी जी ने कहा था ना, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। तो जब तक आपको वो सेंटेंस मैं समझा नहीं दूंगा, वो मेरा तरीका है कि एक बार में, दो बार में, तीन बार में, चार बार में, कैसे भी समझाऊंगा पर आपको समझा कर रहूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नंदिता सेड टू नितिन कॉमा इनवर्टेड कॉमा, कैन यू सॉल्व दिस सम। कोई बात नहीं, तुम सॉल्व करो या ना करो कोई बात नहीं, हम सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर कैन का क्या उठाओगे बेटा, कुड। आप देखो कैन का कुड कहाँ है, वो यहाँ पर देखा कुड कुड और ये कुड और ये कुड, उत्तरी, ये तो चारों में ही कुड आ गया। अब समझ गए बात को। जो मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग में, क्या कहा था, 70% 30% का मतलब,
ये बात आपको क्लियर करना है। 70% आपका आंसर कैसे आएगा और 30% आप लोगों को कैसे बिद जाओ। अब आपको देखा कि चारों में कैन की जगह कुड़ा आ गया, अब क्या करें, तो क्या आंसर नहीं आएगा? आंसर तो तब भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आएगा कैसे ये देखते हैं। अपन ने दूसरा उठाएंगे, जैसे ही अपन दूसरा उठाएंगे तो दिस का क्या होता है, दैट होता है। आप देखो दैट किस में, ये दिस का दिस है, हटा दो, ये दैट है, दिस का दिस है, और ये दिस का दिस है, ये भी हट गया, आंसर हो गया सेकंड वाला। ये लो, यानी पहला क्या था, पहला था अपन ने कैन, और कैन पर अपन ने देखा कुड, तो चारों ऑप्शन थे अपने पास, चारों ऑप्शन ओके थे। लेकिन जैसे ही अपन ने दूसरा कीवर्ड उठाया दिस, और दिस का क्या होता है बेटा, दैट, और जैसे ही अपन ने दिस का दैट देखा तो केवल एक ऑप्शन बचा, वही हमारा क्या हो गया, आंसर। और आंसर नंबर कौन सा, थर्ड। और अगर आपका दिमाग चल जाए अच्छी बात है। आप अगर डायरेक्ट ये कहते कि सर मैं अगर दिस उठा लेता तो भी तो आंसर आता, इससे कोई फर्क नहीं आएगा कि आप पहले क्या उठा रहे हो। आपको जो कीवर्ड पकड़ना है आप वो पकड़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत। अगर कोई बच्चा मान लीजिए कि डायरेक्ट दिस ही पकड़ लेता तो भी उसका आंसर आ जाता। अगर वो दिस पकड़ लेता तो ये दिस है, ये दिस है, ये दिस है, तो ये तीनों हट जाते, तो वो कुड को देखता ही नहीं, आंसर तब भी हो जाता। आप चाहे कुड को कैन को पकड़ लो तो भी आपका आंसर आएगा, और चाहे दिस को पकड़ लो तो भी आपका आंसर आएगा। अब ये तो थोड़ा सा क्या आपकी स्मार्टनेस होगा, आपके इंटेलिजेंट, आप इंटेलिजेंट कितने हो, को आपकी नजर किस पर जल्दी पड़ सकती है। आप क्वेश्चन को देख रहे हो, देखते देखते आपकी नजर कहाँ पड़ गई, ये तो आपके ऊपर है। आप रट नहीं सकते हो, रटोगे तो सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन। जैसे लिखा ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हाउ लवली द सीन इज, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस हो गया। अब एक्सक्लेमेशन सेंटेंस हो गया, कोई बात नहीं, ये हो गया हमारे लिए सब्जेक्ट, और ये हो गई हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और यहाँ जो हाउ लवली दिया हुआ है ये डबल इंटरोगेटिव नहीं है, लास्ट में देखा अपन को क्या मिल गया, एक्सक्लेमेशन साइन, तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और वैसे भी हाउ जो इंटरोगेटिव वर्ड होता है, डब्ल्यू एच वर्ड होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसका मतलब सेंटेंस सिंपल है, सेंटेंस सिंपल किस में चला जाएगा, एक्सक्लेमेशन में। कोई बात नहीं है, चारों में एक्सक्लेम लिखा हुआ है, चारों में दैट लिखा हुआ है। अब अपन क्या देखेंगे कि यहाँ पर पहले अपन को चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वो छोड़ो, पहले इज एम आर, इज एम आर का अपन को क्या चाहिए बेटा, वॉज और वर। अब वॉज वर देखो कहाँ कहाँ है, ये इज है ये हट गया, ये वॉज है ये वॉज है, ये इज है ये हट गया। अब दोनों को मैच कर लो, हाउ की जगह पर हाउ का हाउ नहीं आएगा, ये लास्ट में जाएगा, तो यहाँ से ये हट गया, आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला। ही एक्सक्लेम दैट द सीन वॉज वेरी लवली। ठीक है, आंसर आएगा। दोनों में बात करेंगे तो हाउ नहीं आएगा, वो कहाँ चला जाएगा, लास्ट में। अगला देखेंगे अपन, विल सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम हियर टू हेल्प यू ऑल। कोई बात नहीं, आप यहाँ पर हेल्प करने के लिए आए हो, करिए हमारी। उसने कहा कि कोई बात नहीं, आप इज एम आर की जगह वॉज वर उठा लो, उसने क्लीन कर दिया। इज, ये वॉज ये इज अट गया, दोनों को मैच करेंगे तो यहाँ पर विल सेड दैट दोनों में एक जैसा आ रहा है। अब यहाँ पर अपन ने देखा हेयर, हेयर का क्या होता है बेटा, देयर। आप देखो दोनों में कहा, ये देयर है और ये हेयर है, तो ये हट गया, आंसर हो गया सेकंड वाला। एक भी क्वेश्चन हमें सॉल्व नहीं करना पड़ रहा है कि हमें कोई भी क्वेश्चन को बनाना पड़ा हो, नहीं, सभी के सभी क्वेश्चन हमने डायरेक्ट देखे और अपना आंसर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अगर अपन देखें, द किड्स एल्ड इन अ लाउड वॉइस वी लव आवर फैमिली। कोई बात नहीं, ये लव है, लव क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आप कौन सी में चेंज कर दोगे, सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म में चेंज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, लव्ड। आप उठाओ लव्ड कहाँ है, ये लव क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये हट गया। ये लव्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये लव्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये लव्ड क्या हो गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब दो कटे हैं, और हमारे दो कटे हैं और तीन ऑप्शन रह गए, कोई बात नहीं है, आप मैच कर लो। क्या लिखा है, द किड्स एल्ड इन लाउड वॉइस, तो यहाँ पर तीनों में देखोगे दो में एल्ड इन लाउड वॉइस मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर बर्ड साउटिंग है, तो ये इसका कोई मतलब नहीं। अब ये दोनों ऑप्शन बचे, दोनों ऑप्शन को मैच करोगे तो यहाँ पर दे लव्ड देयर फैमिली और दे लव्ड आवर फैमिली। अब आपको देखना है कि जैसा सब्जेक्ट होता है वैसे ही उसका जैसे प्रोनाउन होता है, वी के साथ अगर अवर है तो यहाँ पर दे के साथ देयर होगा, तो इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड, तो ये हट गया। अगर आपके लिए सब्जेक्ट वी है तो वी के साथ क्या है, अवर, और वी चेंज किस में हो गया, दे में, तो अवर किस में चेंज हो जाएगा, देयर में। अब इसको कैसे देखोगे, ये लिखा मैंने वी, ये लिखा मैंने वी, और वी के बाद ये लिखा मैंने अवर। अब वी जो है ये चेंज हो गया, किससे चेंज हो गया,
दे से, तो ये हमें क्या लाके देगा, दे। अगर ये चेंज हो गया तो जैसे वी का अवर होता है वैसे ही दे का क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में देखेंगे तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला। आपको ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल बारीकी से समझाया जाएगा। जब जब आप क्लास ज्वाइन करोगे तब प्रैक्टिस करिए, मन भर के प्रैक्टिस करिए। आप 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन करना उतनी प्रैक्टिस करिए। लेकिन टॉपिक अगर मजबूत है ना आपका, तो यकीन मानो प्रैक्टिस भी फिर बहुत अच्छी होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा माय पेरेंट्स आर अराइविंग टुमारो। कोई बात नहीं, आते रहना, तब तक हम अपना आंसर ले आते हैं। इस एम आर का क्या उठाएंगे, वॉज पर। उसने कहा कि मेरे जो पिता पेरेंट्स हैं वो कल आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, हम तो आज ही ले वाला आएंगे। इस एम आर का वॉज पर, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, आंसर हो गया सेकंड वाला। ठीक है, हमारे आंसर में तो तुम्हारे माता पिता आ गए, यानी तुम्हारे पेरेंट्स आ गए। आंसर कौन सा हो गया, सेकंड वाला। केवल वॉज वर ने हमें बता दिया, इज एम आर ने कहा कि वॉज वर में चेंज होगा, और तीन में, दो में आर था और एक में हैव था, तो ये तीनों ऑप्शन हट गए और ये हो गया हमारा आंसर। बहुत इजी है बेटा, इंग्लिश बहुत इजी है, अगर पढ़ोगे तो बहुत इजी है। हाउ डिड इट गेट देयर, सी वांटेड टू नो। कोई बात नहीं, ये जो सेंटेंस है ना, ये वाला सेंटेंस एक्चुअल में ये आर बी और आर एस को उल्टा कर दिया। सबसे पहले जैसे अपन ने लिखा सी वांटेड टू, और ये लिखा नो, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, फिर इसके बाद जैसे ये लिखा हाउ डिड, और इसके बाद ये लिखा इट गेट, और ये लिखा देयर, यही है ना लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और ये हो गया। कोई बात। अब अपन क्या देखेंगे बेटा, सी वांटेड नो टू वांटेड नो तो सब में ही है, ये हो गया हमारे लिए डबल इंटेरोगेटिव। ये सेंटेंस कैसा हो गया, डबल इंटेरोगेटिव। अब अगर आपके पास सेंटेंस जो है ना वो डबल इंटेरोगेटिव हो, सेंटेंस कैसा हो बेटा, डबल इंटेरोगेटिव। सेंटेंस अगर डबल इंटेरोगेटिव है तो कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह वही डब्ल्यू एच वर्ड आ जाता है जो डब्ल्यू एच वर्ड आपको दिया हुआ है, और ये किसका रूप ले लेता है, कंजक्शन का, तो यही का यही आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखोगे आपका वर्ड क्या है, हाउ, आप देखोगे हाउ किसमें, सबमी में। अब इसके बाद अपन देखेंगे और आगे गए, ये हो गई हमारी पहली बात, इससे काम नहीं चला। अब देखेंगे अपन दूसरी बात, सेंटेंस अगर इंटेरोगेटिव है, सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है ना, इसको अपन कैसा बनाते हैं, सिंपल। सिंपल बनाएंगे तो सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद अपन को क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या चाहिए, वर्ब, और इसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और दूसरी बात, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा है, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी अपन ने देखा कि अगर सेंटेंस यहाँ पर आपको मिला हुआ डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, तो ये चेंज होगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। आप देखो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पर डिड इट गेट, ये हैड गॉट, और ये डिड इट गेट, और ये डिड इट गेट, तो ये हटा दो, आंसर बचा केवल हमारा दूसरा। इसका मतलब यार हम तो सीधा डायरेक्ट वही देख लेते, पर कोई बात नहीं, भले टाइम लिया लेकिन क्वेश्चन और अच्छे से तो समझ में आया। अब आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं रही कि सेंटेंस कहाँ कहाँ कैसे कैसे वेरिएशन हो रहा था। पहले मैंने बताया डबल इंटरोगेटिव में क्या क्या होगा, इंटर चलो लगे हाँ, तो आपने इंटरोगेटिव सेंटेंस को भी समझ लिया कि जब आरबी में आरएस का सेंटेंस अगर इंटरोगेटिव दिया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसको अपन सिंपल कर देते, वो भी आ गया। फिर मैंने आपसे कहा कि हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किस में चेंज करेंगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उससे तो हमारा आंसर आ ही गया था। तो इसका मतलब यहाँ तक तो समझ गए। अब अगर डायरेक्ट करना होता तो अपन एक बार और समझ लेते हैं। सबसे पहले अपन ने देखा डिड, डिड क्या हो गई हमारे लिए हेल्पिंग वर्ब, इट क्या हो गया हमारे लिए सब्जेक्ट, गेट क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमें इतना पक्का पता चल गया कि जो सेंटेंस है वो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आया है। किस में आया है, सेंटेंस आया है डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज होगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। एक्चुअल में जैसे मैंने आपसे कहा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस चेंज होता है सेकंड फॉर्म में, ठीक है, वैसे ही सेकंड फॉर्म या फिर डिड ये चेंज होता है हेड में,
और जहां हेड आता है वहां थर्ड फॉर्म तो आएगी आएगी। तो तीनों में अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर डिड है, यहाँ पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये डिड है, और ये इसमें तो वर्ब की डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखा हुआ है, तो ये दोनों हट गए, आंसर आ गया आपका सेकंड में। लेकिन इससे पहले भी मैंने जो समझाया उससे भी अपन को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सेंटेंस और ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आया। ठीक है,